हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान में दोस्तों पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डीएनए और आरएनए के विषय में दोस्तों बात करेंगे। आज समझेंगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में डीएनए और आरएनए के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम डीएनए की, आखिर डीएनए क्या होता है। दोस्तों, मतलब हमने अभी इसके पिछले वीडियो में आपको कोशिका के बारे में मैं पढ़ाया था। उसमें से दोस्तों आपको हमने पादप कोश का पढ़ाया था, जंतु कोश का पढ़ाया था। और दोस्तों कोश का जो विभाजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है, तो हमने आपको इसके पिछले वीडियो में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाया था। आज दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर डीएनए क्या होता है। दोस्तों, डीएनए जो होता है वो कोशिका का एक भाग होता है। कोशिका के अंदर ही दोस्तों डीएनए होते हैं, जीन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। सभी ये कोशिका के अंदर ही दोस्तों और होते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे डीएनए की। देखिए, जो डीएनए होता है, तो डीएनए क्या होता है। दोस्तों, बात करें अगर हम डीएनए की, तो जो डीएनए होता है दोस्तों, ये कोशिका का हिस्सा होता है। क्या होता है, यह एक कोशिका का हिस्सा होता है। दोस्तों, डीएनए क्या होता है, तो डीएनए दोस्तों कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, और दोस्तों केंद्रक के अंदर ही जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्रोमोसोम का ही एक हिस्सा कौन होता है, तो क्रोमोसोम का ही एक हिस्सा डीएनए होता है। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें डीएनए की संरचना की, आखिर दोस्तों डीएनए दिखता कैसा है ना, डीएनए को हम पहचानते कैसे हैं, इसके बारे में अगर हम दोस्तों बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे एक डीएनए की, और दूसरी दोस्तों बात करेंगे आरएनए की और आरएनए। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है और आरएनए की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। तो जो भी डीएनए होता है दोस्तों, ये द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित का मतलब दोस्तों उसकी आकृति ऐसी होती है, मतलब कि एक प्रकार से दोस्तों दो कुंडलियों से बन करके मिलता है कौन, डीएनए। तो डीएनए की जो संरचना होती है वह एक प्रकार से कुंडलित होती है। और वहीं अगर हम दोस्तों बात करें आरएनए की, तो जो आरएनए होता है वो केवल कुंडलित होता है, मतलब कि इसमें अगर हम दोस्तों डीएनए के एक हिस्से को निकाल देते हैं, तो जो बचता है ये वाला दोस्तों हिस्सा, ऐसी जो संरचना होती है वो आरएनए की होती है। तो यहाँ पर डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए दोस्तों द्विकुंडलित होता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए में दोस्तों मात्र केवल एक कुंडली पाई जाती है। तो वहीं अगर हम दोस्तों बात करें डीएनए की, जो भी डीएनए होता है ये दोस्तों जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और हम मानवों में जितने भी प्राणी हैं, जंतु कोशिकाएं हैं, सब में डीएनए होता है। और अगर हम दोस्तों बात करें आरएनए की, तो आरएनए दोस्तों ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है। और ये जितने भी वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, तो इन सभी में आरएनए पाया जाता है। डीएनए दोस्तों क्या होता है, डीएनए के अंदर जीन होती हैं, जो दोस्तों एक प्रकार से आपके मानव होने का सच प्रकट करती हैं। अपनी पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो सभी प्राणियों की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो दोस्तों डीएनए के अंदर तो जीन होती है, उसके अंदर होती है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें आरएनए की, तो जितने भी वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो उन सभी में क्या पाया जाता है, तो उन सभी में आरएनए पाया जाता है। और वहीं अगर हम दोस्तों बात करें कि डीएनए की खोज किसने किया था, है ना, डीएनए की खोज किसने किया था। दोस्तों, डीएनए की जो खोज है और इसकी संरचना है, इसकी दोस्तों जो संरचना है उसको वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कब दिया था दोस्तों, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर को दिया था। और दोस्तों इस काम के लिए इन लोगों को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वहीं अगर बात करें कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, मतलब हमने अभी बात की दोस्तों, हमने अभी बात किया कि जो डीएनए की संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है। तो जब दोस्तों वैज्ञानिकों ने डीएनए को देखा, तो डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, तो दोस्तों वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोस्तों डीएनए को देखा और यह पता किया कि जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है। और इस काम के लिए इन लोगों को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि डीएनए कहाँ होता है।
दोस्तों हाँ, हम बात करते हैं कि जो भी डीएनए होता है तो डीएनए कहाँ होता है, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि जो डीएनए होता है तो डीएनए कहाँ पर होता है। आखिर डीएनए क्या होता है, कहाँ पर होता है? तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया था कि डीएनए जो होता है कोशिका के अंदर होता है। यहाँ पर दोस्तों ये कोशिका और कोशिका के अंदर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है ना? और दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैक्यूल्स होते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट हैं ये सभी कोशिका के अंदर होते हैं। और दोस्तों कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो जो कोशिका का केंद्रक होता है ये कोशिका के बीच में होता है और दोनों के बीच में मतलब कोशिका और केंद्रक के बीच में कोशिका द्रव भरा होता है। तो वहीं अगर हम दोस्तों बात करें केंद्रक की, तो दोस्तों जो केंद्रक होता है ना, जब वैज्ञानिकों ने कोशिका को खोजा तो कोशिका को किसने खोजा था? तो कोशिका को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था और कोशिका के अंदर ही होता है केंद्रक। जब दोस्तों आप केंद्रक को खोल कर देखते हैं तो दोस्तों केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाई जाती हैं। ऐसी दोस्तों आकृति किसकी होती है? ये आकृति होती क्रोमोजोन की। दोस्तों क्या होते हैं? तो कोशिका के अंदर ही क्रोमोजोन पाए जाते हैं और इन्हीं क्रोमोजोन को गुणसूत्र कहा जाता है। और जब दोस्तों आप इस क्रोमोजोन को भी खोलेंगे तो दोस्तों इस क्रोमोजोन के अंदर ही क्या होता है? डीएनए होता है। और जब आप दोस्तों डीएनए को भी खोल देते हैं तो डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं और इसी जीन में दोस्तों क्या होता है? इसी जीन में दोस्तों क्या होता है? पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब कि दोस्तों लौकी का बीज लौकी के आकार का होगा, ये दोस्तों बताता है जीन। मतलब मानव की आकृति मानव के जैसी होगी और ये दोस्तों बताता है जीन। मतलब कि डीएनए के अंदर जो जीन होता है वह एक प्रकार से दोस्तों स्ट्रक्चर, गुण, धर्म और एक प्रकार से सभी मानवों में, प्राणियों में, पेड़ पौधों में उसकी आकृति और संरचना को तय कर देता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हमने दोस्तों बात की कि आखिर डीएनए, जीन, क्रोमोसोम क्या होते हैं। इसको दोस्तों एक बार और डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि दोस्तों जो कोशिका होती है ना, तो कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और कोशिका के अंदर ही दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैक्यूल्स होते हैं, कोशिका द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होते हैं। तो जितने भी दोस्तों कंपोनेंट होते हैं कोशिका के अंदर होते हैं। और कोशिका के अंदर ही क्या होता है? तो कोशिका के अंदर ही न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। जब दोस्तों मतलब केंद्रक होता है ना जो, तो केंद्रक को किसने खोजा था? तो केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। और जब दोस्तों केंद्रक की खोज हुई तो केंद्रक को तो खोज दिया रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन उसके बाद और कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लगातार वैज्ञानिकों ने केंद्रक के बारे में खोजबीन किया। तो उसमें से दोस्तों एक वैज्ञानिक थे वाल्डेयर। कौन थे? वाल्डेयर। वाल्डेयर ने दोस्तों तो केंद्रक को बाहर निकाला। कोशिका के बीच में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक को कोशिका से बाहर निकाला किसने? वाल्डेयर ने। दोस्तों वाल्डेयर ने देखा कि दोस्तों केंद्रक के अंदर ही क्या होती हैं? केंद्र गुणसूत्र होते हैं। तो केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं इसकी खोज किया था वाल्डेयर ने। और जब दोस्तों केंद्रक को उसने अच्छे से देखा, केंद्रक की खोज किया और केंद्रक के बारे में दोस्तों स्टडी किया, तो केंद्र क्या होते हैं कि दोस्तों केंद्रक के अंदर उसको क्रोमोजोन मिले थे। क्या मिले थे? केंद्रक के अंदर उसको क्रोमोजोन मिले थे। ऐसी दोस्तों संरचना होती किसकी? क्रोमोजोन की। ये सभी दोस्तों क्रोमोजोन कहाँ पर होते हैं? तो ये सभी दोस्तों क्रोमोजोन केंद्र के अंदर होते हैं। और जब दोस्तों वाल्डेयर ने तो मतलब क्रोमोजोन की खोज कर दिया और क्रोमोजोन को गुणसूत्र कहा जाता है। जब दोस्तों वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज किया था तो दोस्तों मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते, मतलब टोटल 46 गुणसूत्र होते। कितने? मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ी, मतलब कि मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक आए थे कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग ने दोस्तों इसको क्रोमोजोन को क्या किया कि कार्लसबर्ग ने दोस्तों क्रोमोजोन को खींचा। उसने इस क्रोमोजोन की स्टडी किया कि आखिर जो क्रोमोजोन जो वाल्डेयर ने खोजा है उसकी स्टडी किसने किया था? उसकी स्टडी दोस्तों कार्लसबर्ग ने किया था। कार्लसबर्ग ने दोस्तों जब इसके हिस्से को यहाँ पर खींचा तो उसको यहाँ पर डीएनए मिला। दोस्तों कार्लसबर्ग को क्या मिला? तो कार्लसबर्ग को डीएनए मिला। मतलब कि क्रोमोजोन को जब कार्लसबर्ग ने खींचा तो उसको यहाँ पर क्या मिला? उसको दोस्तों यहाँ पर डीएनए मिला।
और दोस्तों जब यहाँ पर डीएनए मिला तो डीएनए को भी खींचा, तो दोस्तों डीएनए के अंदर क्या था, डीएनए के अंदर दोस्तों जीन था। क्यों? तो डीएनए के अंदर जीन था और इसी जीन के अंदर दोस्तों होती है क्या, इन्फॉर्मेशन। किसी की भी जानकारी कहाँ पर होती है, उसके डीएनए के जीन में होती है। और जब दोस्तों यहाँ पर जीन की खोज हुई, दोस्तों जीन के अंदर ही यहाँ पर एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, दोस्तों ये क्या है, ये सभी जीन के अंदर होती हैं। जो यहाँ पर दोस्तों आपको लाल-लाल यहाँ पर एक प्रकार से तीर के समान संरचनाएँ दिख रही हैं, ये सभी क्या है, ये सभी दोस्तों एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है। इसको दोस्तों बोलते हैं एटीजीसी, मतलब ए से एडेनिन, टी से थायमिन, जी से दोस्तों ग्वानिन और सी से साइटोसिन। तो ये सभी संरचनाएँ कहाँ पर होती हैं, तो ये सभी संरचनाएँ जीन के अंदर होती हैं। मतलब आपको लेना है कोश का, कोश के अंदर होता है केंद्रक और केंद्र से दोस्तों बाहर निकालना है किसको, क्रोमोसोम को गुणसूत्रों को। जब आप कोश के अंदर से गुणसूत्रों को बाहर निकालेंगे, आपको दोस्तों क्रोमोसोम को खींचना है। जब आप दोस्तों क्रोमोसोम की खोज करेंगे तो क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए और डीएनए के अंदर होते हैं जीन। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार से डीएनए का निर्माण होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं डीएनए की संरचना की। आखिर दोस्तों डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में, आखिर उस डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या हो, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों बात करें अगर हम डीएनए की संरचना की, कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो दोस्तों अधिकांश जो डीएनए होता है वो केंद्रक में होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते, जितने भी डीएनए होते हैं दोस्तों पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और जो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, तो यह 2 भागों में बटा होता है। इसका दोस्तों एक हिस्सा होता है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा हिस्सा होता है फास्फेट। और ये दोस्तों फास्फेट खत्म हो जाता है, यह दोस्तों फास्फेट खत्म हो जाता है, केवल यहाँ पर बचता है न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर दोस्तों जो न्यूक्लियोटाइड होता है, तो न्यूक्लियोटाइड के भी दोस्तों 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है शुगर और दूसरा भाग होता है बेस। और इसी दोस्तों बेस का मतलब होता है डीएनए। मतलब इसी बेस के अंदर दोस्तों 2 प्रकार की यहाँ पर दोस्तों इसी बेस के अंदर ही एक प्यूरीन होता है और दूसरा दोस्तों पायरेडीन होता है। तो प्यूरीन और पायरेडिमीन, कौन सा दोस्तों, प्यूरीन और पायरेडिमीन। तो जो भी प्यूरीन होता है, पायरेडिमीन होता है, दोस्तों इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, इन्हीं के अंदर दोस्तों एडेनिन, ग्वानिन, ये किस में होते हैं, तो एडेनिन और ग्वानिन दोस्तों ये प्यूरीन में होती है। कहाँ पर होते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन ये प्यूरीन में होते हैं और थायमिन और साइटोसिन ये पायरिडीन में होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि एक बेस होता है, क्षार से निर्मित होता है डीएनए और उसी दोस्तों क्षार के अंदर ही भिन्न प्रकार की संरचनाएँ होती हैं। और उसी दोस्तों क्षार के अंदर ही प्यूरीन होता है, पायरिडीन होता है। जो भी प्यूरीन होता है दोस्तों, प्यूरीन के अंदर होता है एडेनिन और ग्वानिन, और जो भी पायरिडीन होता है, तो पायरिडीन के अंदर होता है थायमिन और साइटोसिन। तो दोस्तों इस प्रकार से एक से डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। मतलब जिस डीएनए के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी जो जानकारी होती है वो इस प्रकार से यहाँ पर तय होती है। वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, फास्फेट खत्म हो जाता है। जो भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो शुगर और बेस में डिवाइड होते हैं, शुगर खत्म हो जाती है, बेस बचती है। बेस के दोस्तों दो हिस्से होते हैं, पहले का नाम होता है प्यूरीन और दूसरे का नाम होता है पायरिडीन। जो प्यूरीन होता है वो एडेनिन और ग्वानिन से मिलकर बनता है और जो भी पायरिडीन होता है वो थायमिन और साइटोसिन से मिलकर बनता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो भी डीएनए होता है, तो डीएनए दोस्तों एक क्षार होता है और इस क्षार के अंदर 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। दोस्तों इस क्षार के अंदर थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। तो दोस्तों 4 प्रकार के कंपोनेंट एक प्रकार क्षार के बेस के अंदर ही होती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि डीएनए का कार्य क्या होता है। दोस्तों जो डीएनए का मुख्य कार्य होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है और जीन इसकी इकाई होती है। तो जो भी दोस्तों डीएनए होता है, डीएनए का दोस्तों मुख्य कार्य होता है जितनी भी आनुवांशिक क्रियाएं होती हैं तो उन सबको रेगुलेट करता है डीएनए। और जो जीन होते हैं, जीन के अंदर ही क्या होता है दोस्तों, जीन के अंदर ही एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होती हैं। तो जीन इसकी प्राथमिक इकाई होती है। मतलब कि जितनी भी आपकी जानकारी है वो आपके जीन या डीएनए में है। मतलब कि आपकी संतान आप जैसे होगी, ये दोस्तों डीएनए बताएगा, उसका जीन बताएगा। तो क्योंकि दोस्तों जीन के आगे अंदर ही
आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके जीन डीएनए में है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी जो हमने इसके पिछले पेज में इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा था, उसको दोस्तों हम समझते हैं। ये होती है दोस्तों कोशिका। कोशिका में होता है केंद्रक। केंद्रक में होता है दोस्तों क्रोमोसोम। क्या होते हैं? केंद्रक में होते क्रोमोसोम। ये गुणसूत्र मानव में कितने होते हैं? मानव में दोस्तों टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। मतलब कि मानव में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उनमें से क्या होते हैं? 46। टोटल कितने? तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। और दोस्तों गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन होते हैं। और मानव की पूरी जो जानकारी होती है वो जीन के अंदर होती है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर डीएनए के बारे में कंप्लीट समझ लिया है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं आरएनए के बारे में। क्या है आरएनए, क्या होता है? इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो जो आरएनए होता है ये दोस्तों राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। किसके लिए? तो दोस्तों राइबोसोम में काम क्या होता है? हमने जब हम आपको कोशिका के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। दोस्तों कोशिका के अंदर राइबोसोम का दोस्तों कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। और प्रोटीन का निर्माण दोस्तों जो राइबोसोम करता है वह पूरी कोशिका के लिए करता है। तो यहाँ पर जो भी राइबोसोम है उसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, और उसी के लिए दोस्तों काम करता है कौन? उसी के लिए काम करता है आरएनए। तो जो राइबोसोम होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो आरएनए होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों होता है आरआरएनए। क्या होता है? पहला होता है आरआरएनए। और दोस्तों आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और इसका काम दोस्तों होता है प्रोटीन को बनाना। मतलब कि जो आरआरएनए होता है इसका मतलब होता है प्रोटीन को बनाना। उसके बाद दोस्तों होता है टीआरएनए। इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, और इसका जो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन को ले जाना। उसके बाद दोस्तों होता है एमआरएनए। तो जो आरएनए होता है, तो दोस्तों एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, और इसका दोस्तों मतलब होता है इसकी पहचान करना। तो ये दोस्तों आरएनए होता है जो राइबोसोम के लिए कार्य करता है। ये 3 टाइप के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए दोस्तों ये एक प्रकार से मतलब कि बनाता है, और टी का मतलब ट्रांसफ़र, ये तो पहुँचाता है। और उसके बाद दोस्तों जो एम होता है पहचान करता है। दोस्तों यहाँ हमने कंप्लीट डीएनए और आरएनए के बारे में दोस्तों पढ़ा है। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में बायोलॉजी में दोस्तों ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।